चलो, लास्ट क्लास हम लोग सीख लिए थे बहुत कुछ। क्या सीख लिए थे लास्ट क्लास बेटा? लास्ट क्लास पढ़े थे अपने गुड्स का डिफिनेशन, सेल, अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंसेस। इसके बाद हम लोग पढ़े थे डिलीवरी का टाइप्स, ब्रीच, कंडीशन, ये सब पढ़े थे, वारंटी। उसके केवेट एम्पटर पे खत्म कर दिए थे। बट अपना चैप्टर 1 में ना बेटा बहुत सारा पार्ट बाकी है, ठीक है, बहुत सारा पार्ट। सुनो ध्यान से, जो सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, पहले दो डिफरेंस है, उन दोनों डिफरेंस को अपने कवर करते हैं। मैंने एक डिफरेंस कवर कर दिया था, कौन सा बोलो तो? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। आओ। एक डिफरेंस है सेल और हायर परचेस का। किसका? घर में पढ़ा था दोनों का डिफरेंस। सेल क्या होता है बेटा? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? लेकिन बेटा हायर परचेज में प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होता जब तक तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा, अगर मैंने टीवी ईएमआई पे लिया ना, अगर मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करूँ ना, ये लोग टीवी को क्या करेगा, मेरे से वापस ले लेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है सेल में, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो जाएगा कब? इमीडिएटली। हायर परचेज में बेटा ऐसा, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द हायरर अपॉन द पेमेंट ऑफ, अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करोगे तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर। इसका मतलब बेटा, अगर मान लो मैंने ये बोतल रिया को बेच दिया, सेल कर दिया, रिया ओनर बन गई कि नहीं बन गई? लेकिन मैं टीवी का ओनर नहीं बना। मैं टीवी का ओनर कब बनूंगा? जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दूंगा। देखो पॉइंट नंबर बी क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर। बायर क्या बन गया? लेकिन पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट ऑफ अ बेली टिल ही पेज द लास्ट पेमेंट। तुम्हारे जीवन में एक नया टर्म आया, बेली। क्या आया? सुनो ध्यान से, क्या होता है बेली? बेलर और बेली क्या होता है सुनो। मान लो मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या बोला मैंने अपना ज्वेलरी आकाश को बोला, आकाश इसका ध्यान रखना, 15 दिन बाद आऊंगा तो तेरे से ज्वेलरी वापस ले लूंगा। क्या आकाश वो ज्वेलरी बेच सकता है? क्या आकाश ओनर बन गया? नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट का। किसका कॉन्ट्रैक्ट है? जिसमें बेली को, वो बेली है, मैं बेलर हूँ, जो दिया वो बेलर, जो जिसको रखा, जिसको दिया गया वो कौन है? बेली। बेली को खाली गुड्स का कस्टडी दिया गया। क्या दिया गया? ही इज नॉट द ओनर, ही कैन नॉट रीसेल द गुड्स। वो गुड्स को ना सेल कर सकता ना गिरवी रख सकता कहीं और। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वो हायर परचेस का, वो बेली जैसा है। जब तक मैं हायर परचेस का इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दूं, मैं ओनर नहीं हूं, मैं जस्ट कौन हूं? एक बेली हूं। गुड्स मेरे कस्टडी में तो है मगर मेरे ओनरशिप में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकंड पॉइंट, हायर परचेज में आप सिर्फ एक बेली हो। कौन हो? बट सेल के कॉन्ट्रैक्ट में आप कौन हो? ओनर हो। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में आप ओनर बन जाते हो, लेकिन हायर परचेज में आप कभी ओनर नहीं बनते हो जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देते हो, ठीक है? सर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिया ने मेरे से बोतल खरीदा, मेरे को प्राइस दे दिया, हो गया। हायर परचेज में बेटा जब तक तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट का या रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देता तब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो। एग्जाम्पल बताओ तो, अगर आकाश टीवी खरीद रहा है, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, उसके बाद अगर किसी को टीवी बेच रहा है, चल जाएगा, क्योंकि वो क्या बन गया? ओनर बन गया। ओनर कुछ भी कर सकता है। क्लियर हो गया? रिस्क किसके पास रहेगा बेटा सेल में? अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, रिस्क किसका? सेलर का। रिस्क किसका? क्योंकि सेलर को पैसा निकालना पड़ेगा, प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी किसको ट्रांसफर हो गया? लेकिन हायर परचेज में सेलर को कोई रिस्क नहीं है। बेटा तू पैसा नहीं देगा, चल टीवी वापस दे दे। सेलर को रिस्क नहीं है हायर परचेज में। रिस्क किसमें है बेटा? सेल में। पैसा निकालने का रिस्क। अगर क्रेडिट सेल है, मैंने रिया को 50 बॉटल दे दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, क्रेडिट सेल है, मगर पैसा अभी तक मिला नहीं, रिस्क किसका? मेरा। हायर परचेज में रिस्क नहीं है, पैसा नहीं दिया, चल टीवी वापस ले ले। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेल में तुरंत ट्रांसफर टाइटल हो गया। टाइटल मतलब ओनरशिप। क्या बोला? किसमें तुरंत ट्रांसफर हो गया? हायर परचेज में बेटा जब तक तब तक ओनरशिप ट्रांसफर। सर सेल के कॉन्ट्रैक्ट में देखो क्या लिखा हो बेटा, बायर रीसेल कर सकता है ना, क्योंकि मैंने रिया को बॉटल बेच दिया, रिया आगे गुनगुन को बेच दी, गुनगुन आगे। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो बायर है वो रीसेल हायर परचेज में रीसेल कर सकता है, तुम नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे डिफरेंसेस हो गए किसके किसके?
क्या बोलना बोल बोनाफाइड मतलब गुड इंटेंशन, अच्छा इंटेंशन के साथ, ठीक है। कहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, जो बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। बायर जो है आपने मेरे को पैसा दिया बॉटल का, आप अब आप अच्छे इंटेंशन के साथ किसी और को भेज सकते हो, उसको भी एक वैलिड टाइटल मिल जाएगा। लेकिन अगर ये मेरे से चोरी करती है और आगे पास करती है तो उसका बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है, उसका टाइटल भी बोनाफाइड नहीं है, उसके टाइटल में डिफेक्ट है। क्या है? डिफेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो वेरी गुड। एक और आ जाओ बेटा, डिफरेंस बिटवीन, ये तुम्हारा पूरा इंस्टीट्यूट से मैंने कॉपी किया है ये। तुम अगर इसका कलरिंग देखोगे पूरा इंस्टीट्यूट का, ठीक है। एक और डिफरेंस है बेटा सेल और बेलमेंट का। किसका? बेलमेंट का मतलब बताया ना मैंने, दृष्टि बेलमेंट का हिंदी में एग्जांपल, एक और दो एग्जांपल मेरे को बेलमेंट का एग्जांपल दूसरा दो। एग्जांपल दो। हम रिया को दिए हुए सामान रखने के लिए कुछ दिन के लिए, तो हम बेलर और वो ओनर नहीं है उसका, कस्टडी। जैसे मान लो गुनगुन एकदम नहीं पढ़ाई कर रही है, मैंने बोला गुनगुन अपना फोन मेरे को क्या दे दे, जमा दे दे। कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए, 1 महीना के लिए। मैं क्या वो फोन इशिता को आगे दे सकता हूँ? नहीं। गुनगुन मैं कौन हूँ, बेलर या बेली? मैं बेलर हूँ कि बेली हूँ? आप कौन हो? जो जिसका सामान है वो बेलर है, जिसको दिया गया वो बेली। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? बेलमेंट बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा ना, लेकिन बेलमेंट बेटा ट्रांसफर नहीं होगा। ये सो नो, क्योंकि वो सिर्फ एक कस्टडी में है। ये सो नो, वो सिर्फ एक सेफ कस्टडी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर, रिटर्न ऑफ गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। सेल में एक बार मैंने बेच दिया, रिटर्न पॉसिबल। गुड्स डिफेक्ट तो अलग बात है, अदरवाइज रिटर्न पॉसिबल। बेलमेंट में तो बेटा मस्ट रिटर्न, मस्ट होना होगा, क्योंकि मैंने तुमको दिया ही था सेफ कस्टडी के लिए, तुमको वापस से मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। तो इसमें मस्ट वर्ड है, यस और नो। उसमें रिटर्न पॉसिबल नहीं है, यस और नो। एंड लास्ट पॉइंट बेटा, सेल में पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, लेकिन बेलमेंट में पैसा देना पड़ भी सकता है या। एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने आकाश को ज्वेलरी दिया था, तुमको क्या लगता है मैं आकाश को जो 15 दिन के लिए ज्वेलरी दिया वो मेरे से पैसा लेगा? नहीं ना लेगा। मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा स्टूडेंट है, पैसा नहीं लेगा, यस और नो। लेकिन तुम बैंक को ज्वेलरी रखाओ, बैंक वाले को लॉकर फैसिलिटी लो बैंक से, बैंक वाला तुमसे पैसा लेगा। तो इसी को बोलते हैं बेटा ग्रेचुइटस, मतलब बिना पैसा की, कोई मर्जी से कर दिया। लेकिन नॉन ग्रेचुइटस मतलब तुमसे पैसा लिया जाएगा। तो बेलमेंट ग्रेचुइटस भी हो सकता है या फिर नॉन ग्रेचुइटस भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर पैसा ले रहा है तो ग्रेचुइटस, नॉन ग्रेचुइटस हो गया। पैसा नहीं ले रहा है तो बेटा ग्रेचुइटस हो गया। समझा मेरा बात? तो बेलमेंट में पैसा लिया भी जा सकता है या फिर नहीं भी लिया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये डिफरेंस है किसके बेटा? सेल और बेलमेंट में। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से। चलो, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। मान लो मैंने, मेरे को कपड़ा सिलवाना है। क्या सिलवाना है? तो अपन जाते हैं कपड़ा सिलवाने में, टेलर को बेटा कपड़ा अपने देते हैं ना। हाँ, उस कपड़े पे काम करता है, तुम्हारा नाप आप लेता है बदन वदन का, उसके बाद वो कपड़ा सिल के तुमको नया सिल के कपड़ा देता है। तो सवाल है, ये क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा? द आंसर इज नो। क्यों बोलो? क्योंकि रॉ मटेरियल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल वो उस पर काम करके प्रोसेस करके हम लोग को वापस से कपड़ा दे दे रहा है, वो एक सर्विस है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा वो स्किल और लेबर का काम है, यस और नो। टेलर अपना स्किल यूज करके, अपना लेबर यूज करके उस कपड़े को बदल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम अगर किसी को सोना दे दिया, क्या दे दिया, बोला भैया इससे हम मेरे लिए ना सोने का रिंग बना दीजिए, सोने का चेन बना दीजिए, तो वो उस पर स्किल यूज करके, लेबर यूज करके उस सोना को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा और तुमको क्या बना के दे देगा बेटा? रिंग, अंगूठी, जो तुमको चाहिए, यस और नो। तो इसका मतलब बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट वो स्किल और लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई गुड्स एक्ट में कवर नहीं होगा। एग्जाम्पल 17 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। एग्जाम्पल 17 पढ़ो। Where good is supplied to goldsmith. है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्किल एंड लेबर है, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा कुणाल? ये कोई गुड्स एक्ट में कवर नहीं होगा। क्लियर हो गया? डन। चलो अपने ये कवर किए। अब इसके बाद अपना एक ये पार्ट और बाकी है, देखो।
ये देखो, बुक में मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, यूनिट 1 में ही। हाँ, यूनिट 1 में ही है। मिला? सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से। मान लो मेरे और कुणाल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? कि कुणाल, मैं तेरे को ना ऑरेंजेस बेच दूंगा। क्या बेच दूंगा? 1 वीक बाद। क्या बोला मैंने? 1 वीक बाद, ठीक है। और इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 2 या 3 दिन बाद ना बेटा, वो ऑरेंजेस जो वो सारे सड़ गए। सड़ गए मतलब समझता है ना, खराब हो गए। तो अब समझो मेरा बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक एक लाइन पढ़ना प्लीज। वेयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। रिया, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर गुड्स आइडेंटिफाई किया गया, यस और नो, असर्टेन किया गया। तो अगर आप स्पेसिफिक गुड्स को असर्टेन किया बायर, लेकिन लेकिन ना सेलर को पता था क्या कि गुड्स पेरिश हो गया या डैमेज हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या हो जाएगा? वॉइड। वॉइड मतलब मैंने क्या बोला था याद है? जिसका कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। तो अगर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक गुड्स बेचने का और सेलर को नहीं पता बेटा कि गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था उसके बाद वो पेरिशेबल हो गया। क्या हो गया बेटा? सड़ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? मतलब इसका मतलब तुम समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो गया ना। कितना अच्छा रिलीफ मिला है सेलर को। किसको रिलीफ मिला है? क्यों? अगर पेरिशेबल हो गया वो तो मेरे से डैमेज क्लेम कर सकता है। कौन डैमेज क्लेम करेगा? कि सर आप तो मेरे से वादा किए थे 1 हफ्ता बाद आप मेरे को ऑरेंजेस दे दोगे। हम बोले कुणाल देख, लॉ पढ़, लॉ पढ़। अगर गुड्स मेरे नॉलेज के बिना क्या हो गया? पेरिशेबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वर्ड। अगर तू कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तेरे को थप्पड़ मार के भगा देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वर्ड। तो बायर सेलर से डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा? देखो एग्जाम्पल पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ए अग्रीज टू सेल बी 50 बैग्स ऑफ व्हीट। किसके गोडाउन में स्टोर है? बट क्योंकि पानी जम गया, ऑल द गुड्स स्टोर्ड इन द गोडाउन में डिस्ट्रॉयड। सारे गुड्स क्या हो गए? खराब हो गए बेटा, क्योंकि पानी जम गया गोडाउन में। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट किसी पार्टी को पता ही नहीं था, अग्रीमेंट क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड हो जाएगा। बायर को तो ऐसे भी नहीं पता, मगर सेलर को भी नहीं पता था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड। तो गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर का है और वो खराब हो गया, ना सेलर को पता ना बायर को पता, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? ना बायर फोर्स कर सकता है सेलर को, मेरे को क्या दो, डैमेज दो। बायर कैन नॉट इनफोर्स डैमेज अगेंस्ट द सेलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एकदम ध्यान रखना। सेक्शन कौन सा है बेटा? सेक्शन 7 है। ओके, अब आ जाओ। ये क्या लिखा देखो, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। क्या बोला मैंने? अग्रीमेंट टू सेल हो गया, एकदम सेम चीज है, सुनो ध्यान से। अग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या फर्क है तुमको पता है ना? सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर। अग्रीमेंट टू सेल हो गया, सेल अभी तक हुआ नहीं। और फिर भी अगर गुड्स पेरिशेबल है, क्या बोला मैंने? ना सेलर का गलती ना बायर का गलती, ना सेलर का गलती ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। देख लो क्या लिखा हुआ है। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or the buyer perish हो गया, डैमेज हो गया, as no longer to answer to the description in the agreement before the risk passes to the buyer। buyer को risk pass, the agreement is thereby avoided मतलब void हो गया। क्या हो गया? void हो गया। तो इसका ना दोनों केस में void हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट तो सेल भी हो गया, देखो सेल का था ये, देखो गुड्स बिफोर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द, पहला वाला अगर सेल भी कर दिया फिर भी पेरिशेबल हो गया तो भी void। अगर अग्रीमेंट टू सेल हुआ, सेल नहीं हुआ, दोनों को नहीं पता, तो भी कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता। और एक चीज पता है क्या थर्ड में क्या आएगा? अगर आप मैंने कुणाल को वादा किया, कुणाल मेरे लैंड में क्रॉप ग्रो होगा, 50 केजी 50 क्विंटल वीट ग्रो होगा होगा और उसके बाद मैं तेरे को बेच, ये कौन सा गुड्स हुआ? 30 क्विंटल ग्रो हो पाया क्योंकि सीजन खराब था। क्या बोला मैंने? 30 क्विंटल ग्रो हो पाया क्योंकि सीजन बहुत खराब था। 20 क्विंटल ग्रो नहीं हो पाया। कुणाल मेरे से डैमेज ले सकता है कि नहीं ले सकता है? लेकिन लॉ में लिखा हो बेटा, अगर फ्यूचर गुड्स बेटा पेरिशेबल हो गया या फिर कोई इम्पॉसिबिलिटी के कारण नहीं हो पाया, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना। अब सीजन मेरे हाथ में है क्या? मैं तांत्रिक हूं क्या जो सीजन को अपने ठीक हिसाब से ठीक कर दूंगा? कोई भगवान हूं क्या
नहीं हूं ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। मतलब इजी है, तीनों में वॉइड है। क्या है तीनों में? अगर पेरिशेबल है बिफोर द आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड, आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल वॉइड। और अगर फ्यूचर गुड्स या तो पेरिशिंग है या फिर इम्पॉसिबिलिटी के कारण ग्रो नहीं हो पा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा। इसमें एग्जांपल नहीं लिखा, तुम्हारे बुक में एग्जांपल होगा, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें एग्जांपल है, बट तुम्हारे बुक में एग्जांपल है जो मैंने बोला है। क्या लिखा, पढ़ो एक बार। A agreed to sell A 100 tons of tomatoes, grow on his land next year. But the crop failed due to some disease in plant, and A could not only deliver 18 tons of tomatoes to B. It was held A was not liable as the performance contract become impossible due to superseding. ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, तीनों में वॉइड हो गया। याद रहेगा जब सर कुछ भी आए तीनों में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। समझा मेरा बात? वेरी गुड सर। अब देखो ध्यान से क्या बोला मैंने, सेक्शन 9 क्या बोलता है बेटा, प्राइस को कैसे डिसाइड करे। क्या बोला मैंने, इन जनरल रूल क्या है, मैं अगर रिया को बेचूंगा तो मैं जो दाम बोलूंगा वही ना उसको देना पड़ेगा। तो प्राइस हमेशा डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। यही तो होता है। प्राइस जनरली कैसे डिसाइड होता है, जो बायर और सेलर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये जनरल रूल है। क्या बोला मैंने, देखो जनरल क्या बोला है, प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर जैसा दोनों पार्टी अग्री किया। ये जनरल रूल है। या तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, नहीं तो दोनों पार्टी के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था वैसे प्राइस क्या होगा, डिसाइड होगा। ये जनरल रूल है। मगर अगर बेटा प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, क्या बोला मैंने, नहीं हो पा रहे, तो बायर शुड पे सेलर अ रीजनेबल प्राइस। क्या बोला मैंने, बायर शुड पे सेलर अ रीजनेबल प्राइस। सुनो ध्यान से, मैं दुकान में नहीं हूं, क्या बोला मैंने, मैं दुकान में नहीं हूं, एक कस्टमर आया और मान लो मेरा कोई मान लो मैंने अपने दुकान में अपने दोस्त को बैठा दिया 10 मिनट के लिए। रिया बोतल लेके चली गई, पूछ रहे भैया प्राइस कितना है, क्या रिया इस टप्परवेयर बोतल का 1 रुपया देगी, 2 रुपया देगी, कितना देना चाहिए उसको, 50, 100, 150। इसका मतलब ये बोतल का दाम जो दूसरे कस्टमर से लिया जाता है, मेरा दोस्त क्या बोलेगा, देखिए दीदी या देखिए मैडम आप वही दाम दे दीजिए जो मैं दूसरे कस्टमर को देता हूँ या दूसरे कस्टमर से लेता हूँ। तो अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो बायर को एक रीजनेबल प्राइस तो देना पड़ेगा। रीजनेबल प्राइस कैसे डिसाइड होता है, गुड्स का नेचर क्या है, दूसरे लोगों से क्या दाम लिया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो मैं ट्यूशन में नहीं हूँ और मान लो पायल मेरा काम संभालती है, कोई भी स्टूडेंट आता है एडमिशन उससे लेती है, मान लो तुम लोग चारों पांचों आया सीए फाउंडेशन का एडमिशन लेने और ले लिया एडमिशन, मैंने तुम लोग से मान लो 10,000 रुपया लिया, कितना रुपया लिया। अब कुणाल आया नेक्स्ट डे और मैं सेंटर में नहीं हूँ, तो पायल को कुणाल को भी कितना बोलना चाहिए, 10,000 रुपए, क्योंकि जो दाम मैंने तुम लोग से लिया वही किससे लूंगा, मैं कुणाल से लूंगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कुणाल का मुंह देख के बोले कि कुणाल तुम तो 2,000 रुपया दिया, तुम तो दिखने में बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। रीजनेबल प्राइस जो है वही लिया जाएगा। समझा मेरा बात? क्लियर हो गया? देखो क्या लिखा है, जब प्राइस डिटरमाइन नहीं हो सकता तो फिर बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला क्या लिखा हुआ है, प्राइस डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है बेटा तो बायर का जिम्मेदारी बनता है सेलर को कौन सा प्राइस दे दे, रीजनेबल प्राइस दे दे। अभी रीजनेबल प्राइस क्या है, ये डिपेंड करता है अलग अलग केस में। ट्यूशन के केस में अलग दाम है, गुड्स के केस में अलग दाम है, और अलग अलग गुड्स के केस में अलग अलग दाम है, तो वो रीजनेबल फैक्ट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? चलो सर, ये क्या पे था, वैल्यूएशन ऑफिसर का। ये देखो पहले ये पढ़ा रहा हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है। अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन सेक्शन 10। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, मैंने क्या बोला बेटा, प्राइस निकल नहीं पा रहा है। क्या बोला मैंने, तो अगर प्राइस नहीं निकल पा रहा है ना तो बायर और सेलर किसके पास जा सकता है बेटा, वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास जा सकता है। किसके पास जा सकता है, उस वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थर्ड पार्टी जो है वो डिसाइड करेगा प्राइस कितना होगा। मतलब मान लो ना बायर को पता है ना सेलर को पता है। क्या बोला मैंने, ना बायर को पता है ना सेलर को पता है। तो अगर बायर और सेलर को नहीं पता तो किसी तीसरे आदमी के पास जाएगा। हमारे लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, मान लो आकाश बेंगलोर में रहता है, क्या रहता है, ये आया अपने माँ बाप से मिलने कोलकाता में। किससे मिलने आया, जैसे ही स्टेशन में पहुंचा, स्टेशन में पहुंच के टोटो पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया, टोटो वाला भी नया था, कल ही उसने टोटो निकाला फर्स्ट टाइम। अब वो हावड़ा स्टेशन से अपने घर तक टोटो लिया, टोटो वाला उसको बोल रहा है भैया 500 रुपया दीजिए। कितना रुपया,
क्या लगता है हावड़ा स्टेशन से उसके घर का 500 रुपया भाड़ा होगा? नहीं ना होगा। आकाश बोले भैया 500 रुपया ज्यादा है, आप में से सिर्फ 20 रुपया लीजिए। कितना रुपया? 20 रुपया बहुत कम नहीं है। इसके हावड़ा स्टेशन से पूरा इसका घर तक, इसका घर फजीर भैया अंदर में है। 20 रुपए ज्यादा है ना कम है? बहुत कम है। अब उसका कंटेंशन भी गलत बेटा, उसका कंटेंशन भी गलत। तो पता है क्या होगा, लोकल आदमी से पूछा जाएगा भैया बताइए तो मैं स्टेशन से हावड़ा स्टेशन से यहाँ तक आया हूँ, एक पूरा टोटो फिक्स करके बताइए तो क्या दाम लेना चाहिए? तो भैया सामने वाला बोला 120 रुपया दे दे। कितना रुपया? 120। तो थर्ड पार्टी डिसाइड करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन डिसाइड करेगा? वो वैल्यूएशन ऑथोरिटी है। कौन सा ऑथोरिटी है? लेकिन अब समझो, आकाश को नहीं पता था ना टोटो वाले को पता था भाड़ा कितना होगा। थर्ड पार्टी से पूछा गया और थर्ड पार्टी बेटा जो बोल दिया वो मान लिया जाएगा। लेकिन जैसे थर्ड पार्टी बोल रहा था ना, क्या बोला मैंने? 120 रुपया। आकाश क्या किया बेटा? उसके मुंह पे रुमाल बांध दिया। क्या बांध दिया? उसको बोलने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं वो गलत है। क्या बोला मैंने? तो फॉल्ट किसका बेटा? वो रोक रहा है। किसको रोक रहा है? लायबल कौन होगा तब? बायर। लेकिन सेलर अगर ऐसा काम करे, क्या बोला मैंने? सेलर, तो लायबल कौन होगा? सेलर। तो कोई भी व्यक्ति चाहे बायर हो या सेलर हो, किसी का गलती है अगर, तो वो लायबल हो जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को रोक रहा है कि भैया गुड्स का दाम कैसे निकाला जाए। तो जनरली रूल क्या है? थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा। लेकिन कोई भी पार्टी अगर थर्ड पार्टी के बीच में बाधा बन रहा है, चाहे बायर हो या सेलर हो, लायबल कौन होगा? या तो बायर होगा या फिर सेलर होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, where such third party is prevented from making the valuation। थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया जा रहा है वैल्यूएशन करने से बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर या बायर। या तो सेलर का गलती या फिर डैमेज कौन देगा? अगर बायर का गलती तो डैमेज कौन देगा? सेलर का गलती तो डैमेज कौन देगा? देखो द पार्टी नॉट इन फॉल्ट, नॉट इन फॉल्ट मतलब जिसका गलती वो डैमेज क्लेम करेगा ना। सेलर का गलती नहीं है तो डैमेज कौन क्लेम करेगा? सेलर। अगर बायर का गलती नहीं तो डैमेज कौन क्लेम करेगा? बायर। यस और नो? तो बस ये चीज लिखा हुआ है कि प्राइस अगर डिसाइड नहीं भी हो पाता है, हम लोग वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास जाते हैं, वो डिसाइड करता है कि क्या प्राइस है। और अगर कोई पार्टी रोक रहा है तो जिसका गलती है वो डैमेज करेगा दूसरे वाले पार्टी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रहेगा सेक्शन कौन सा है बेटा? 9 है। कौन सा? सॉरी 10 है। और सेक्शन 9 कौन सा है बेटा? असेटमेंट ऑफ प्राइस। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आ जाओ एक और चीज, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है? यूनिट 1 का सब कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है। सुनो ध्यान से, एग्जाम में इसका डिफरेंस आता है, ये तुम लोग को पूरा रट लेना है। क्या कर लेना है? पूरा रटने का जरूरत नहीं है, 9 से 10 लाइन में इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ठीक है? ये रट लेना है तुमको, अच्छे से रट लेना। सुनो ध्यान से, क्या हेडिंग है बेटा? डॉक्यूमेंट ऑफ, जो बता रहा हूं अच्छे से समझना, सुनो ध्यान से। जब हम लोग बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? उसमें एक डॉक्यूमेंट, एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें एक डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग। क्या है? बिल ऑफ लेडिंग बेटा एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? तुमको बियर इंस्ट्रूमेंट का मतलब बता देता हूं। मान लो ये मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक, इसमें ना बेटा बहुत कुछ ब्लैंक नहीं है, ये डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट जिसके पास है गुड्स उसी का हो जाएगा। अगर ये आज मेरे पास है गुड्स मेरा, अगर ये डॉक्यूमेंट आकाश के पास है गुड्स किसका हो जाएगा? अगर ये डॉक्यूमेंट कुणाल के पास है, गुनगुन के पास है, सारे गुड्स किसके हो जाएंगे? इसको बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास है माल उसी का। तो ये जो बेटा बिल ऑफ लेडिंग है, ये जिसके पास है ये गुड्स उसी का हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या बोलता है? तुम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब समझो ना। टाइटल मतलब होता है ओनरशिप। क्या होता है? तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप, जिसके पास ओनरशिप उसका, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है ओनरशिप। ये बियरर इंस्ट्रूमेंट अगर आकाश के पॉकेट से गिर गया और मेरे पास आ गया, ओनरशिप किसका हो जाएगा? मेरा। बहुत एग्जांपल है, तेरे पॉकेट से 200 रुपए गिरा, तुमको ध्यान नहीं है, मैंने उठा लिया, वो 200 किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। मेरे पॉकेट से 500 गिरा, कुणाल लालची है वो उठा लिया, 500 किसका हो जाएगा? बियरर। ये सुन लो, तो भैया जिसको मिला वो उसका हो जाएगा। तो बिल ऑफ लेडिंग हो गया, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट हो गया, रेलवे रिसिप्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। ये देखो सारे लिस्ट दिए है, ये सारे डॉक्यूमेंट बियरर है। क्या है बेटा? यानी ये जिसको मिला रेलवे रिसिप्ट, जो सामान रेलवे से आ रहा है, जिसके पास रेलवे रिसिप्ट है गुड्स उसका हो जाएगा। तो भैया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसके पास है गुड्स उसका हो जाएगा, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या क्या बोलते हैं उसको? डॉक्यूमेंट ऑफ, मेरे बैग से लैपटॉप का चार्जर है, निकालो ना। उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्लियर हो गया? जिसके पास डॉक्यूमेंट है बेटा ओनरशिप भी उसी का हो जाएगा, याद रखना।
लेकिन एक है बेटा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। क्या है डॉक्यूमेंट? उन दोनों में फर्क है। एग्जाम में सीधा डिफरेंस आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? चलो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब क्या हुआ? जिसके पास है ओनरशिप उसी का। मगर सर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, सुनो ध्यान से, ये एक शेयर सर्टिफिकेट है। क्या है? इसमें मेरा नाम, शेयर में तो मेरा नाम लिखा रहेगा ना, मिस्टर मोहित सिंह इज होल्डिंग 10,000 शेयर्स ऑफ टाटा। अगर इसमें मेरा नाम लिखा है और रिया ले भी ली, कुछ उखाड़ पाएगी मेरा? नहीं उखाड़। रिया इसमें शोइंग टाइटल है। तुम इसमें देख लो टाइटल किसका है, ओनरशिप किसका है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में बेटा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकता है, नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में ऐसा नहीं था, वो बियरर होता है, जिसके पास है ओनरशिप उसी का। लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में बेटा क्या होता है, इसमें ऑलरेडी शेयर होल्डर या ओनर का नाम लिखा हुआ रहता है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, उसमें नाम लिखा हुआ है कि ये पर्सन इतना शेयर होल्ड करता है। और दूसरा, एक चीज बताओ, अगर इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और रिया ले भी ली, रिया आगे किसी को बेच पाएगी? नहीं। इट डज नॉट अलाउ द सेलर या पर्सन तो आगे किसी और को इंडोर्स कर दे, वो संभव नहीं, क्योंकि ये मेरा है। मैं चाहूं तो किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं कि नहीं, मगर कोई दूसरा पर्सन जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों का डेफिनेशन लिखोगे, दोनों का एग्जांपल लिखोगे। क्लियर हो गया मेरा बात? सर बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, ये सब सारे बेटा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जिसके पास है गुड्स उसी का हो जाएगा। मगर शेयर सर्टिफिकेट क्या है बेटा? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इसमें ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है। क्लियर हो गया मेरा बात? अपना यूनिट 1 में और कुछ बाकी नहीं है।